जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS माइंड पे। इस चैनल के माध्यम से हम यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस और हर तरीके के वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं। तो चलिए आज हम अपने मॉडर्न इंडिया के सीरीज़ में जो नेक्स्ट चैप्टर रीड करने वाले हैं, समझने वाले हैं, उसका नाम है फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग। जो हम ये पुर्तगीज़ अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमारे ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतने वर्षों तक हमारे ऊपर जो राज किया है, उसके बारे में हम देखते हैं कि वो कैसे ट्रेडिंग के इंटेंशन से इंडिया में उन्होंने एंटर करा था एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली दे कॉन्क्वेयर आवर थिंग। सो वास्को डी गामा, सबसे पहले हम वास्को डी गामा से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वास्को डी गामा इज़ द बेसिक नीव, आप कह सकते हैं, इज़ द बेसिक रूट आप कह सकते हैं। वो इंडिया में आए थे ट्रेडिंग करने के इंटेंशन से, और उनका कोर इंटेंशन ट्रेडिंग ही था क्योंकि उन्होंने कभी भी रूलिंग की तरफ अपना कोई भी इंटेंशन दिखाया नहीं था। बट उनके बाद ही ये एक सीरीज और सीक्वेंस कह सकते हैं हम कि स्टार्ट हुआ वास्को डी गामा के बाद। और इस तरीके से लोगों की होता है ना कि एक ही जनरेशन में तरह तरह के लोग होते हैं, सबकी इंटेंशन और सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। कुछ लोगों को लगता है कि हम एक पेड़ से कुछ फ्रूट ले लें और कुछ को लगता है कि हम पेड़ ही उखाड़ के घर लेके चले जाएं। तो सेम वही स्टोरी यहाँ पे है। चलिए देखते हैं वास्को डी गामा सर की क्या स्टोरी है। वास्को डी गामा अराइव टू 3 शिप अंडर वास्को डी गामा। The arrival of 3 ships under Vasco da Gama, led by Gujarati pilot named Abdul Majid at Calicut in May 1498, profoundly affected the course of Indian history. है ना? तो वास्को डी गामा जो थे वो कितने शिप लेकर आए थे? वो 3 शिप के साथ इंडिया में आए थे और उनको लीड किया था, उनको रास्ता बताने वाले का नाम क्या था? अब्दुल माजिद था। क्या नाम था? अब्दुल माजिद था नाम, जो कि गुजरात का एक पायलट था। और वो कब आए थे, कहाँ पे आए थे? कालीकट में आए थे, जो कि साउथ इंडिया में, केरला में है। और कब आए थे? 1498 में आए थे। तो ये जो तीनों पॉइंट मैंने अंडरलाइन किया है, अगर मैं इनका एक बार को अगर मैं इनका कलर चेंज करके आपको हाईलाइट करवाना चाहूँ तो दिस इज़ द पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए। वास्को डी गामा सर ने सर के कॉन्टेस्ट में ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि वो 3 शिप के साथ इंडिया में उनका अराइवल हुआ था, उनको हेल्प करी थी, उनको गाइड करा था गुजरात के पायलट ने जिसका नाम अब्दुल माजिद था। और वो पहली बार कालीकट में आए थे। और कौन से टाइम में आए थे? देन इट इज़ मे 1498। एंड ये इवेंट ना इंडियन के हिस्ट्री को अफेक्ट करने वाला इवेंट था, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेडिंग तक रहता तो मे भी अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स इंडिया में हमेशा से रहे हैं। लेकिन ये जो वास्को डी गामा के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की चीज़ें स्टार्ट होने लगेंगी, जो हम आगे देखने वाले हैं इसी चैप्टर में, ये इन सारे इवेंट ने मिला के एक इंडियन हिस्ट्री का कोर्स ही चेंज कर दिया, जिसमें कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ट्रेडर नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट शब्द ऐड होता है, ऐसा वर्ड ऐड होता है। हिंदू रूल ऑफ कालीकट, द हिंदू रूलर ऑफ कालीकट, द जैमोरिन, या उनको एक और नाम से जाना जाता है जैमोरिन को, समुथरी कई लोग बोलते हैं, समुथरी कई लोग बोलते हैं, आप जो भी कन्वीनियंट लगे आपको आप वो वर्ड ले सकते हैं। जैमोरिन however had no apprehension as to the European intentions, कि जैमोरिन के पास कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था, कोई भी ऐसा दिमाग नहीं था, कोई भी ऐसा उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि ये यूरोपियंस का इंटेंशन क्या है। और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि ये स्टेज तक ब्रिटिशर्स को भी ये इंटेंशन नहीं था कि वो ये क्या करने जा रहे हैं। उनको तो बस ये था कि इतनी रिच कंट्री में हम एक छोटा बिजनेस करेंगे और थोड़े प्रॉफिट हम कमा पाएंगे। एज द प्रॉस्पेरिटी of his kingdom was due to Calicut's position at an interport. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या है यहाँ पे। तो नेक्स्ट लाइन है he accorded a friendly reception to Vasco da Gama। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका एक फ्रेंडली बिहेवियर था। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको मैं हाईलाइट सामने से करके आपको बताऊंगी। द अरब ट्रेडर्स who had a good business on the Malabar coast were apprehensive
एंड वर नॉट कीन ऑन द पुर्तगीज गेटिंग अ होल्ड देयर। तो जो अरब्स थे ना वो पहले से ही इनके जो पुर्तगीज़ थे उनके एंटी थे। क्यों? क्योंकि ये जो पुर्तगीज़ इंडिया के मार्केट में एंटर कर रहे थे तो वो अरब्स का बिजनेस को थोड़ा सा कह सकते हैं कि कंपटीशन दे रहे थे उनको। एक कह सकते हैं कि इंडिया के पास और सारे ऑप्शन आ रहे थे तो कोई भी अपने कंपटीटर को लाइक नहीं करता। एज यूजल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मेंस की जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो मे बी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एक दो पॉइंट बनाने के लिए कि अगर आप एनिमीज़ की बात करें यूरोपियन की तो अरब भी उसमें ऐड हो जाते हैं फ्रांस के साथ साथ। चलिए देखते हैं आगे। For century, the trading system in Indian Ocean had numerous participants: Indians, Arabs, Africans from the East Coast, and Chinese, Javis, among other. But these participants had act according to some tactics, rule of conduct, and none had shot overwhelming dominance, thou all were in it for profit। है ना। तो बेसिकली इस पॉइंट में बात ये कही जा रही है कि इंडियन ट्रेडिंग सिस्टम, इंडियन ओशन में जो ट्रेडिंग सिस्टम था उसमें बहुत ट्रेमेंडियस बहुत सारे लोग थे, जैसे कि इंडियंस थे, अरब थे, अफ्रीकन्स थे ईस्ट कोस्ट में, और चाइनीज, जावीज़ अदर वेस्ट कोस्ट में आप कह सकते हैं, अदर साइड के नॉट वेस्ट कोस्ट बट ये लोग भी अदर साइड से थे। बट ये सारे जो कंपटीशन के लोग थे, जो कंपटीटेंट थे, ये लोग, वो उन लोगों का मेन अटेंशन ये था कि हमें प्रॉफिट हो। उनको कोई भी इंडियन को ओवरवेलमिंग डोमिनेंस करने का उनके पास कोई ऐसा इरादा नहीं था। ये बेसिकली कह सकते हैं कि ये रूट ट्रेडर थे। इनको ट्रेड करने से मतलब था, अपने प्रॉफिट से मतलब था। इनको कोई भी अलग कि भाई हम चले इंडियन गवर्नमेंट में रूल बनवा दे, हम ये कर लें, हम डोमिनेंस कर लें, हमारी सरकार चलने लगे, ऐसा सब इंटेंशन इन सारे कंट्रीज़ के लोगों को नहीं था। बट पुर्तगीज़ इज़ अनदर लेवल ना, कि पुर्तगीज़ आए और फिर अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ आने लगी। देखते हैं, पुर्तगीज चेंज्ड दैट, एंड पुर्तगीज़ ने इसको चेंज कर दिया। दे वांटेड टू मोनोपोली द हुगली, दे वांटेड टू मोनोपोलाइज द हुगली प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीटर्स स्पेशली द अरब्स। तो जो बट पुर्तगीज़ ने इसको चेंज किया। पुर्तगीज़ हुगली पे अपनी मोनोपोली चाहते थे, है ना, कि जो कि ईस्टर्न ट्रेड के लिए प्रॉफिटेबल था, और वो इसको कैसे कर सकते थे, जो उनके कंपटीटर थे स्पेशली जो अरब्स थे उनको ये लोग एक्सक्लूड करके इंडियाज़ के मार्केट से बाहर फेंक के। ये सेम टैक्टिक्स इन लोगों ने फ्रांस के साथ भी अपनाई। इसीलिए इन लोगों का जो ब्रिटिशर्स थे, जो ये लोग थे, इनके दुश्मन हमारे टीपू सुल्तान हुए, क्योंकि वो फ्रेंच के साथ फ्रेंडशिप थे। वो धीरे धीरे हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देख, मैं यहाँ थोड़ी आपको थोड़ा डेप्थ में इसके लिए बताते जाती हूँ कि जब आप आगे चैप्टर में बढ़ते जाओ तो आप वो चीज़ों को कंज्यूम कर पाओ। ऐसा ना लगे कि नहीं अरे अचानक से ये पॉइंट कहाँ से आ गया हमारे सामने, ऐसा नहीं लगना चाहिए, है ना। तो इसके लिए मैं थोड़ी थोड़ी ब्रीफिंग देती जाती हूँ कि हाँ देखो यहाँ पे ये पॉइंट है तो इसका आगे वाले पॉइंट से क्या रिलेशन होगा, या इसको हम और कैसे किस वे से और देख सकते हैं। तो वो आप इंटरकनेक्ट करके जब स्टडी करना स्टार्ट करोगे ना, दैट इट मेक ईजी फॉर यू टू राइट एनी काइंड ऑफ आंसर एंड एनी काइंड ऑफ MCQs। ओके, तो आई थिंक कि ये मेथड होता है, ये मोर बेनिफिशियल होता है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं कि क्या पॉइंट है। वास्को डी गामा स्टे इन इंडिया फॉर 3 months। Vasco da Gama stayed in India only for 3 months. When he returned to Portuguese, he carried back with him a rich cargo and sold the merchandise in the European market at the huge profit। तो पहली बात तो ये था कि जो वास्को डी गामा इंडिया में आए थे वो पहले तो 3 महीने के लिए वो इंडिया में रुके थे, और जब वो वापस गए तो अपने साथ उन्होंने वो एक रिच कार्गो लेके गए जो, और उन्होंने बेचा यूरोप में भारत की जो मर्चेंटाइज जो चीज़ें जो यहाँ से लेके गए थे, स्पेशली स्पाइसेस वगैरह थी उसमें, और इस तरीके से वो वहाँ पे अपना एक ह्यूज प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया। इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्ट एसेस to the paper trade was made clear by the fact that elsewhere the European who had to buy through Muslim middlemen would have had to spend 10 times as much for the same amount of paper।
बेसिकली बात ये की जा रही है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्ट एक्सेस टू द पेपर ट्रेड वॉज मेड क्लियर बाय द फैक्ट दैट, है ना, कि जो पेपर ट्रेड, जो ब्लैक पेपर ट्रेड हो रहा था ना, वो जब यूरोपियन अलग वे से खरीदते थे, जैसे अरब से खरीदते थे, तो उनको ज़्यादा पैसा भी देना रहता था और उनको अमाउंट भी कम मिलता था। और सेम अमाउंट के लिए, सेम अमाउंट का जो ब्लैक पेपर था वो इनको सोल्ड होता था और कम मतलब सेम पैसे में होता था, तो वो एक इनके लिए बेनिफिट का पॉइंट हो गया। वो एक इनके लिए क्या हो गया, बेनिफिट का पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट इन लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया, कह सकते हैं कि। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो आगे पॉइंट में यहाँ पे ये है, द voyage was undertaken by Pedro Alvarez Caballero to trade फॉर स्पाइसेस। ये सेकेंड इंडिया में सेकेंड पुर्तगीज ट्रेवलर थे। इनका नाम हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाईलाइट किया है तो थोड़ा सा कैबलर करके दिमाग में रखिएगा, PA कैबलर करके। तो थोड़ा सा कहीं पे भी अगर फिर भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चन UPSC बनाना चाहे तो आप उसको क्रैक आउट कर पाए। He negotiated and established a factory at the Calicut. He negotiated and established a factory at the Calicut where he arrived in September 1500. He was the second person to come to India for trade, but he was the first person to establish a trading factory, है ना, कि उन्होंने नेगोशिएट करके कालीकट में एक ट्रेडिंग फैक्ट्री बनाई। तो भारत में 1600 में जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनने से पहले 1500 में यहाँ पे एक कंपनी हमारी पुर्तगीज़ के द्वारा ये कंपनी बना दी गई थी। तो वो चीज़ याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले कोई भी यूरोपियन कंपनी जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी वो 1610 में नहीं हुई थी, वो ये 1500 में हो गई थी, है ना, वो याद रखिएगा। देयर वाज एन इंसिडेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट when the Portuguese factory at Calicut was attacked by the locals, resulting in the death of several Portuguese, है ना, कि देखो कहीं पे भी ना, किसी भी जगह पे, जैसे अभी जो कंडीशन चल रही है, जैसे कि अभी तो थोड़े दिन पहले ऐसा सिचुएशन था हमारे इंडिया में भी कि बिहार से जो लोग आ रहे थे, जो यूपी से लोग आ रहे थे, जो हिंदी भाषी बेल्ट से थे, बेसिकली जो मुंबई में आ रहे थे, उनको बहुत ही ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ऐसी चीज़ें आ रही थी कि उनको हिंदी मराठी बोलने के लिए प्रोवोक किया जाता था, ऐसा उनके ऊपर प्रेशराइज किया जाता था कि आप मराठी बोलो, आप हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट करो, ये करो। हालांकि रिस्पेक्ट करता है सब एक दूसरे के कल्चर को, बट बात है ना, यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि जो एक्सेप्टेंस है कि अगर हमारे देश में कोई दूसरी देश का आदमी आ जाए और कुछ वो ऐसा करने लगे तो 4 लोग उसके सपोर्ट में रहेंगे, 4 लोग उसके एंटी में रहेंगे। जैसे हमारे गवर्नमेंट के लिए भी होता है, हमारे हर तरीके की चीज़ें क्यों ले, अभी कोई गवर्नमेंट स्कीम आ जाए किसी गांव में या किसी हाईवे पे तो 4-10 लोग उसके सपोर्ट में रहेंगे कि हाँ हो जाए तो अच्छी चीज़ है, हमारे लिए डेवलपमेंट हो जाएगा। 4 लोग उसके ऐसे अगेंस्ट में रहेंगे कि नहीं भाई, इससे तो हमारा ये नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है, खेती बढ़ी जा रही है, इस तरीके की बातें हों। तो सेम सिचुएशन हर जगह बनती रहती है। तो ये आप अपने दिमाग में एक पॉइंट बना के रख सकते हो कि कोई भी चीज़ आने वाली है अगर इंडिया में, तो मतलब किसी भी कंट्री में कोई भी चीज़ अगर एक इंट्रोड्यूस हो रही है शुरू में, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट, अटैक, कुछ ना कुछ उस चीज़ों को लेके कोई ना कोई चीज़ें चलती रहेंगी उसके अगेंस्ट में एंड सपोर्ट में। तो ये एक पॉइंट दिमाग में रखना कि कुछ लोग अगेंस्ट में हर चीज़ के रहेंगे। जैसे हम आगे चल के इंडियन फ्रीडम फाइट भी देखेंगे, तो मतलब हर चीज़, जैसे हम अपना अगर 1857 का भी देख लें रिवॉल्ट, है ना, जो हमारा सिपाही इम्यूनिटी बोला जाता है, उसके भी अगेंस्ट एंड फेवर में बहुत सारे लोग थे। हालांकि अगेंस्ट की जो क्वांटिटी है वो बुक में बहुत कम दिखाई गई है, बट रियल स्टोरी क्या थी वो तो हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन सपोर्ट में ज़्यादा लोग दिखाए गए हैं। तो कुछ ऐसे रहे, हर सिचुएशन में इस तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये बहुत वंडर वाली चीज़ें नहीं है कि हाँ ये बड़ी वंडर वाली चीज़ें हैं कि क्या इनके ऊपर अटैक हो गया और ये इन्होंने रिवेंज लिया। नहीं, अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं और अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ के लोकल्स को प्रॉब्लम होती है और वो आपके लिए चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, जो बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे जो अदर
जगह पे रह के पढ़ रहे हैं, जो अपने होम टाउन पे नहीं हैं, या जो अपने होम टाउन में ही हैं बट अगर उनके होम टाउन में अदर जगह से कोई आया है, अदर प्लेसेस से कोई आया है, अदर कल्चर, अदर लैंग्वेज का कोई आया है, तो आप रिलेट कर पाओगे अगर थोड़ा सा भी क्लोजली आपका इंटेंशन है तो। देयर वॉज एन इंसिडेंट, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इस तरीके की चीज़ें हो गई है ना, कि बहुत सारे पुर्तगीज़ की डेथ हो गई। इन रिटेलिएशन Cabral seized the number of Arab merchant ships and courts in the harbor and killed 100 of their crew, है ना। तो बेसिकली ये जो अटैक हुआ था, ये पुर्तगीज़ के दिमाग में ये था कि ये ना इंडियंस तो नहीं कर सकते क्योंकि इंडियंस आर वेरी लिबरल, बट इनको ना अरब्स ने इनको इतना ऐसा सपोर्ट किया, या ऐसा कह सकते हैं कि मैनिपुलेट किया, जिसकी वजह से कि इंडियंस ने ऐसी हरकत की है। तो कैबलर जो थे, कैबरल जो थे, वो डायरेक्ट इंडियन से रिवेंज ना लेके उन्होंने अरब से ही रिवेंज लिया। उन्होंने अरब्स की जो मर्चेंट शिप थी उसको उन्होंने एनकोर्च किया, एंड फिर उन्होंने नियर अबाउट 100 उनके क्रू को उनको मार दिया। ये पुर्तगीज़ जो थे ना, इनके लिए मारना माराना ये सब थोड़ा सा इजी काम था, वो कर लेते थे ऐसी सब चीज़ें। कालीकट वॉज बॉम्बार्डेड बाई कैबरल, तो कालीकट कैबरल के द्वारा बॉम्बार्डेड हुआ। बेसिकली बात इसमें एक याद करने वाली कहानी ये है, जहाँ तक हम कैबरल की बात करेंगे कि भाई, और ये भी एक पॉइंट देख लेते हैं। लेटर कैबरल सक्सीडेड इन द मेकिंग एडवेंटिजियस treaties with the local ruler of Cochin and Cananor. ओके, कैबरल के बारे में बेसिकली अगर पूरी स्टोरी हम जानना चाहें तो उनकी स्टोरी ये है कि सर, जो कैबरल सर थे वो भारत में आए 1500 में। 1500 में उन्होंने फैक्ट्री स्टेब्लिश की। 1500 में वो आ गए भारत में, कालीकट में उन्होंने किया। फिर एक कह सकते हैं कि लोकल अटैक हुआ जिसमें कि पुर्तगीज़ की मौत हुई। कैबरल ने इसके रिवेंज में सीज कर ली अरब्स की मर्चेंट शिप, और कम से कम 1000 लोगों के क्रू को उन्होंने मारा। देन उन्होंने कालीकट को बॉम्बार्डेड किया। बेसिक सी बात है, किसी के लोगों को आप मारेंगे, कुछ करेंगे, तो वो भी अपनी क्षमता भर जितने उसके अंदर ताकत है वो रिवेंज लेगा ही। और उसके बाद कैबरल सक्सीडेड इन द मेकिंग एडवांटेज ऑफ ट्रेड। हाँ ठीक है, फिर बाद में कैबरल सर ने क्या किया, एक ट्रीटी बनवाई, और वो ट्रीटी के हिसाब से उन्होंने फिर से सब सेटलमेंट वापस से कर लिया। वास्को डी गामा वंस अगेन कम टू इंडिया इन 1501। वास्को डी गामा 2 बार इंडिया आए थे, वो बात याद रखिएगा आप, है ना। 1501 में एक बार और आया, और जैमोरिन डिक्लाइन टू एक्सक्लूड द अरब मर्चेंट इन फेवर ऑफ पुर्तगीज। और जो जैमोरिन थे उन्होंने डिक्लाइन किया, क्या किया, डिक्लाइन टू एक्सक्लूड द अरब मर्चेंट इन फेवर ऑफ द पुर्तगीज, है ना। उन्होंने ये इस बात का डिक्लाइन कर दिया कि ना भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग हमारे पुराने होते हैं, हम उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो अचानक से कोई नया आदमी आ जाए और वो इस तरीके की चीज़ें करने लगे और थोड़ा सा बॉम्बार्डेड वगैरह भी कर दिया है, तो ये चीज़ें थोड़ी फेवर में नहीं जाती थी। दैट्स वाई व्हेन वास्को डी गामा कंबाइंड कमर्शियल ग्रीड विथ फैक्ट्रीज हॉस्टिलिटी एंड wreaked vengeance on Arabs shipping whenever he could, his rupture with the Jamorin. ओके, तो ये इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है। इसके बाद ये एक इवेंट है जो एक सतीश चंद्र राइटर हैं, बहुत फेमस, उन्होंने कुछ अपने व्यू दिए हैं। द लीडिंग ऑफ वास्को डी गामा एट कालीकट इन 1498 इज जनरली regarded as the beginning of the new era of the world history, especially in relationship between the Asia and Europe. Basically उन्होंने एक अपना व्यू दिया है, और ये व्यू आपको तब समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ऐसे तो आप पढ़ेंगे तो एक स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन ये अच्छे तरीके से तब समझ में आएगा जब आप ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए हम पहले चैप्टर ख़त्म करने पे ध्यान देते हैं। 10 बिकम टोटल एंड कंप्लीट। चलिए, वास्को डी गामा सेट अप अ ट्रेडिंग फैक्ट्री एट कानानोर। वास्को डी गामा ने एक फैक्ट्री का सेटअप किया, एक फैक्ट्री को सेटअप किया कानानोर में। ग्रेजुअली कालीकट, कानानोर एंड कोचिन बिकम द इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ द पुर्तगीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये पॉइंट याद कर लेने चाहिए। कालीकट, कानानोर एंड कोचिन, ये 3 ना ट्रेडिंग सेंटर बन गया किसका, पुर्तगीज़ का। किसका, पुर्तगीज़ का। चलिए आगे देखते हैं। ग्रेजुअली अंडर द प्रीटेक्स ऑफ
protecting the factory and their trading activity, the Portuguese got permission to फोर्टिफाई दी सेंटर, है ना। तो हालांकि अरब्स और पुर्तगीज़ का जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए जो पुर्तगीज़ थे ना, उन्होंने ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये ले लिया पॉइंट कि भाई वो अपनी फैक्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये तीनों उनके सेंटर थे, कालीकट, कानानौर और कोचीन, उसको फोर्टिफाई करवाने का उनको कह सकते हैं कि परमिशन मिल गया उनको। फोर्टिफाई करवाने का मतलब उनके चारों तरफ दीवार बना के वहाँ पे अपने कुछ लोगों को रख के अपनी फैक्ट्री को सेव करने का, क्योंकि अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टेड रहती है। तो इस तरीके से ये पुर्तगीज़ ने ये एडवांटेज ले लिया। देन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अब पुर्तगीज़ जो हमारे पुर्तगीज़ है ना, उनकी गवर्नमेंट भी अब अभी तक तो देखो, अभी तक तो लोग इंडिविजुअल आ रहे थे, वास्को डी गामा आए, देन हमारे कैब्रोल आए। अब पुर्तगीज़ गवर्नमेंट भेजने लगी अपने एम्प्लॉयज़ को इंडिया का गवर्नर बना के, जो कि पुर्तगीज़ इंटरेस्ट को देखें और जो कि पुर्तगीज़ ट्रेडिंग को आगे लेके जाएं। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं ये पॉइंट, क्योंकि वीडियो थोड़ा 20 मिनट का हो गया है। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ी डिटेल वीडियो है मेरी कि जितना कंटेस्ट इस चैप्टर में है या इस पैराग्राफ में है उससे ज़्यादा मैंने देने की कोशिश करी है। और मैं अपने हर वीडियो में यही ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोवाइड कर पाऊँ, इंटरलिंकिंग दे पाऊँ आपको, कि बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाए। और जो रिपीट या रिवाइज़ कर रहे हैं चैप्टर, उनके लिए तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये जो बुक है इसको मैंने कितनी बार पढ़ा है वो तो काउंट क्या ही बताऊं, बट ठीक है, मेरा एक्सप्लेनेशन वगैरह देख के आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम इसी पॉइंट पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम पढ़ेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा एंड उसके आगे जो पुर्तगीज़ है, एंड देन हम देखेंगे कि कैसे पुर्तगीज़ का जो एम्पायर छोटा सा बना था वो कैसे डिक्लाइन होता है। चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग यहाँ तक लास्ट तक वीडियो में बने हुए हैं, इट मीन्स यू ऑल आर वेरी सीरियस अबाउट योर करियर, अबाउट योर पैशन, देन मे गॉड हेल्प यू। और इसी तरह आप डेडिकेट होकर पढ़ाई करते रहिए, सफलता मिलेगी और कुछ न कुछ ज़िंदगी में अच्छा ज़रूर होता है। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।